नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। मोदी 3.0 का पहला पूर्णकालीन बजट 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री। गुजरात में बारिश ने बरपाया कहर, कई गांव नदियों में तब्दील। और चंद्रकांत श्रीवास्तव बने वडोदरा कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता, जहां भरवाड़ को बनाया उपनेता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री हो गया है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रहे हैं। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन और सोना चांदी है, वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनियम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15 हुई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं। गुजरात में हो रही धुआंधार बारिश से कई शहर जिले की स्थिति बेकाबू है। द्वारका जिला में लगातार बरस रही बारिश के चलते सड़कें और गांव नदियों में तब्दील हो गए हैं। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। द्वारका के कल्याणपुर तालुका के पानेली गांव में नदी में फंसे हुए 3 किसानों का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तीनों किसान अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे। उस दौरान अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से वे फंस गए, जिनकी सहायता के लिए सेना का हेलीकॉप्टर भेजा गया और तीनों किसानों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। गुजरात के कच्छ के अबड़ासा के वायोर गांव के पास भी ऐसी ही एक दुर्घटना सामने आई, जहां नदी के बीच अचानक एक जीप फंस गई। भारी बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज था। ऐसे में जीप को ट्रैक्टर की सहायता से निकाला गया। एक अन्य वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बारिश के कारण पूरा का पूरा हिताची मशीन जमीन में धंस गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ है। गुजरात के सूरत में भी भारी बरसात से लोगों के घरों में पानी भर गया है। सूरत के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से स्थानीय निवासी परेशान हैं। सूरत के लिंबायत में ओमनगर इलाका पानी में डूब गया है। ओमनगर इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोगों का घर का सामान भी पानी में डूब गया है। ऐसे में यहाँ के निवासियों की स्थिति बदहाल हो रही है। ये बहुत वर्षों से यहाँ पर पानी आता है। हर साल यहाँ की जनता परेशान होती है। बहुत ज्यादा परेशान, माल का नुकसान होता है। उसका सारा सामान है, फ्रिज, कूलर, टीवी वगैरह सब इसका अंदर खराब हो चुका है। सब रात से बारिश सुबह से हो रही है, रात शाम से
और इतनी बेला तक से सरकार की तरफ से कोई भी कार्य अभी तक से नहीं हुआ है और कोई भी अभी से कोई बड़ा अधिकारी अभी नहीं आया है। और रात से भूखा प्यासा अपने बच्चों को लेके आदमी यहाँ पर बैठा अपने सफाई कर रहा है, फिर पानी आ रहा है, सफाई कर रहा है, पानी आ रहा है। गुजरात के भावनगर के अलंकी समुद्र में अंडर करंट देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते समुद्र में अंडर करंट देखा जा रहा है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही ऊंची लहरें उठने का अनुमान जता दिया था और ऐसा ही रौद्र स्वरूप समुद्र का नजर आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से समुद्र में भारी करंट के चलते समुद्र की लहरें 5 से 10 फीट तक ऊंची उठ रही हैं। जूनागढ़ की मेंदरडा की जीवन डोर माना जाता मधुवंती डैम ओवरफ्लो हो गया है। मधुवंती नदी में भारी जल प्रवाह के चलते काफी मगरमच्छ भी पानी में तैर कर आए हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहने की अपील प्रशासन की ओर से की गई है। गुजरात के सूरत में भी भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। सूरत के सरथाना इलाके में आदर्श हॉस्टल है, जहां रहने वाले लगभग 45 बच्चे पानी भर जाने से फंस गए। इन सभी छात्रों को रेस्क्यू किया गया। बरसाती पानी भर जाने से यह छात्र मुसीबत में पड़ गए थे, जिन्हें प्रशासन द्वारा बचाया गया। गुजरात के कच्छ में कई जगह बारिश हो रही है। नखत्राना में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। कई सड़कें पानी में डूब गई है और बाजार नदियों में तब्दील हो गए हैं, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। वहीं लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में भी आज धीमी धीमी बरसात दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से अहमदाबाद के लोग उमस से परेशान थे, लेकिन बारिश से मौसम ठंडा हो गया है। आने वाले 5 दिन अहमदाबाद में बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका के विपक्ष नेता का चुनाव अहमदाबाद में राजीव गांधी कांग्रेस भवन में आयोजित किया गया। वडोदरा महानगर पालिका में कांग्रेस के 7 नगर सेवक हैं, जिसमें अमीर रावत, बालू सुर्वे, अलका पटेल, हरीश पटेल, जहां भरवाड़, चंद्रकांत श्रीवास्तव और पुष्पा वाघेला शामिल हैं। इस बार विपक्ष नेता के लिए खुद नगर सेवकों का वोट लिया गया, जिसमें कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत का विरोध भी सामने आया। कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के द्वारा गुजरात की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज और जिला परिषद में विपक्ष के नेता और नेताओं की अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है। मगर हमेशा की तरह इंटरनल डेमोक्रेसी के भागरूप यहाँ से प्रभारी भेजे जाते हैं, कमेटी बनाई जाती है और कमेटी सभी इलेक्टेड मेंबर्स को मिलती है, उनके ओपिनियन लेती है और वो ओपिनियन वो हाई कमांड को देते हैं और हाई कमांड डिक्लेयर करती है। ये तंदुरुस्त इंटरनल लोकशाही की बहुत बड़ी प्रणालिका है जो सालों से चल रही है। इस बार ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसे नक्की किया है कि चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो स्वाभाविक तरीके से ये पार्टी को बहुत नुकसान करता है कि विद इन द पार्टी अगर हमारे 7 काउंसिलर है, उसके अंदर 3 कैंडिडेट है, आप चुनाव करोगे और चुनाव के अंदर कार्यकर्ताओं और नेताओं की अंदरूनी लड़ाई और मजबूत बनेगी। पार्टी के अंदर 2 भाग हो जाएंगे। पार्टी के अंदर अगर चुनाव की प्रक्रिया हुई बैलेट पेपर की, तो आप धाक धमकी पैसा और सब चीज़ें आएगी, तो इससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन के जो भी सभ्य है उनको हमने लिखित में दिया है कि मेहरबानी करके हाई कमांड जो भी बोलेगा हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप नक्की करिए कौन नेता बनेगा कौन नहीं नेता बनेगा, आप सुन लीजिए सबको। मगर चुनाव की प्रक्रिया से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है और उसके लिए हमने विरोध प्रदर्शित किया। हम उस पार्टी का भाग नहीं होना चाहते और हमने बोल दिया कि पार्टी हाई कमांड जो भी निर्णय लेगी वो हमको मान्य है।
आज अहमदाबाद में बड़ौदा विपक्ष के नेता की आज चुनाव हुआ है, जिसके अंदर चुनाव की प्रक्रिया सेंस लेके की जाती थी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलेट से वोटिंग हुआ है। वडोदरा विपक्ष कांग्रेस के कुल 7 विधायक है, जिसमें से एक जो कॉरपोरेटर है अमीबेन रावत, उन्होंने ये चुनाव का बहिष्कार किया था और वो चुनाव की प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखा था। कुल 6 कॉरपोरेटर रहे थे, 6 कॉरपोरेटर्स में से 4 जो मत थे वो चंद्रकांत भाई उर्फे भद्दू भाई को मिला है, चंद्रकांत भाई श्रीवास्तव, और दूसरे जो 2 वोट मिले वो भरवाड़ भाई को मिले। तो आगे चल के विपक्ष के नेता के तौर पे आधिकारिक तौर पे चंद्रकांत भाई श्रीवास्तव का चयन किया गया है और दूसरे उपनेता अभी भरवाड़ भाई रहेंगे। ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी ने एक डिसीजन दिया था कि भाई मतदान से नेता चुना जाएगा, मतदान हो गया। पार्टी किसी को भी नेता बनाती है तो वो एक वर्कर है, उसको पार्टी के लिए पार्टी किस तरह से मजबूत होए, किस तरह से आगे बढ़े और पार्टी को सबको साथ में लेके, छोटे से बड़े को साथ में लेके आगे चले, ताकि पार्टी की जो आज की परिस्थिति है वो मजबूत बने। लोगों के दिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी क्या है वो समझे, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया है वो समझे और आगे जाके इस पार्टी को मजबूत करके देश को मजबूत करे। ये भावनाओं के साथ में नेताओं को चुना जाता है। पहली बार बैलेट से वोट हुआ है, अभी तक सेंस प्रक्रिया लेके काम हो रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बार नहीं हुआ है, हमारे अलग अलग पाखों को ये चुनाव राहुल जी ने करवाया था, यूथ कांग्रेस का करवाया था, वगैरह वगैरह। तो एक नई सिस्टम कॉरपोरेशन में लेके आए हैं, देखते हैं ये कितनी सक्सेस जाती है नहीं जाती, पर पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, उसको मान के आगे बढ़ना है। यही एक बात समझ में की है। कहीं ना कहीं आपके नेताओं का भी विरोध था ये इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर। एक घर के अंदर 5 बच्चे होते हैं ना, 4 लड़के 1 लड़कियाँ 4 हुए ना, उसमें भी झगड़े होते हैं। ये तो 125 वर्ष जूनी पार्टी, हजारों लाखों कार्यकर्ता इसमें चला करता है, लेकिन जो पार्टी का आदेश नहीं माने, जो पार्टी के विरुद्ध जावे, उसको पार्टी क्या आगे क्या करने वाली है वो पार्टी जाने और पार्टी करेगी, क्योंकि इस तरह से गैर पार्टी के पास पैसा होता तो पार्टी जीत नहीं जाती। पार्टी के पास फंड नहीं है, आजकल पार्टी कौन से दौर से गुजर रही है वो सबको मालूम है। कौन पैसा देगा? 7 में से 6 जन ने वोटिंग किया तो कहाँ विरोध है? एकाध तो सब जगह होता है। और दूसरा क्या है कि पार्टी के कुछ नेता ऐसा होते हैं कि जिनको विरोधी आता है, पार्टी को मजबूत करने की बात नहीं आती है, विरोध करना ही आता है और वो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। तो पार्टी आने वाले वक्त के अंदर उनके ऊपर कौन सा एक्शन लेगी वो वक्त बताएगा। गुजरात के मेहसाणा में भी चांदीपुरा के 2 मामले पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मेहसाणा जिला की 477 स्वास्थ्य टीमों द्वारा 1,54,786 घरों का सर्वे किया गया। बीजापुर, जोटाना, खेरालू और विसनगर के 246 गांव में सर्वे कर दवाई का छिड़काव किया गया है। कच्चे घरों में दरार दिखने पर दरारों को भरा गया। इस कार्यवाही पर जिला कलेक्टर एम नागराजन ने विस्तृत जानकारी दी। મહેસાણા જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસને તકેદારીને પગલાંના ભાગરૂપે ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલી છે। છેલ્લા 4 દિવસથી સતત ઝુંબેશની કામગીરી હેલ્થ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। એમાં અત્યાર સુધી મહેસાણા જિલ્લાના લગભગ 1.5 લાખ જેટલા ઘરોની મુલાકાત કરવામાં આવી છે। 250 જેટલા ગામોની એમાં સમાવેશ થાય છે। ખાસ કરીને કાચા મકાન ને તિરાડવાળા મકાનોની ખાસ ચેકિંગ કરવામાં આવેલું છે અને એમાં મકાનની જે તિરાડ છે એને પુરવાર કરવાનું પણ કામગીરીનું પણ હાથ ઉપર લેવામાં આવ્યું છે અને સાફ સફાઈના અને જંતુનાશક દવાઈ અને મચ્છરના સામે જે છંટકાવ કરવાનો છે એ કામગીરી પણ પૂરેપૂરું જોશથી અને સતત ચાલી રહ્યું છે। આશા છે કે આના લીધે જે વાયરસની જે आपत्ति છે એના વિરુદ્ધ લડવા માટે મહેસાણા જિલ્લાને તાકાત મળશે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। जया पार्वती व्रत का आज आखिरी दिन है। आज व्रत के आखिरी दिन व्रतधारी बालिकाओं में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में व्रतधारी बालिकाएं महादेव मंदिर पहुंचकर शिव पार्वती की पूजा करती हुई दिखाई दी। मांजलपुर के कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में व्रतधारी कन्याएं पहुंचकर पूजा अर्चना करती हुई नजर आईं। आज रात जागरण कर 5 दिनों के बिना नमक के इस व्रत को खोलकर अच्छे पति और सुख समृद्धि की मंगल कामना की जाएगी। आ जया पार्वती व्रत चाली रह्यु छे। अषाढ़ सुद 13 थी अषाढ़ वद बीज सुधी 5 દિવસ સુધી કુમારિકાઓ આ જયા પાર્વતી વ્રત કરે છે। 5 દિવસ દરમિયાન કુમારિકાઓ મીઠા વગરનો એક ટાઈમ જમે છે અને પોતાને સારો મનગમતો પતિ મળે, પોતાની પ્રગતિ થાય, પોતાના પરિવારનું કલ્યાણ થાય, આ માટે 5 દિવસ સુધી અલુણા વ્રત કહેવાય। એ અલુણા વ્રત જયા પાર્વતી વ્રત કરે છે। આજ છે અંતિમ દિવસ છે। અમારા કુબેરેશ્વર મંદિરમાં 2 દીકરીઓ પૂજા કરવા આવી છે। આજે રાતે જાગરણ કરશે। આવતીકાલે ભગવાનના આ જયા પાર્વતી વ્રતનો પૂર્ણાહુતિ થશે એટલે પછી ભોજન કરશે। આ જયા પાર્વતી વ્રતમાં તમામ मनोकामनाओं पूरी करे એ ભગવાનને મારી પ્રાર્થના। गुजरात के वडोदरा शहर में बारिश के चलते चकली सर्कल पर एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। गीली सड़क की वजह से 3 कार चालकों के ब्रेक लगाने पर तीनों कार स्लिप होकर एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से चकली सर्कल पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया। इस एक्सीडेंट में तीनों कारों को नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। केंद्र सरकार ने आज 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है, जिस पर वडोदरा के जवेरी सिक्योरिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर करण जवेरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट से आने वाले समय में होने वाले फायदों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई अगर आज की नज़र से देखता है ना कि मुझे आज कमा लेना था या आज कुछ चाहिए, तो ये बजट नहीं था। ये बजट ऐसा लगता है जैसे पाया बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं कि भाई आज अगले 5 साल में देश को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कि इसमें अगर आप बजट भी देखेंगे तो अगले 5 साल में देश को क्या ज़रूरत पड़ेगी। छोटे धंधे जो धीरे धीरे बड़े हुए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुए, लोगों का स्किल ज़्यादा बढ़े जिससे स्किलफुल बिजनेसेस या स्किलफुल जॉब्स कर सके,
तो ये बजट को अगर आप ऑल टुगेदर देखोगे तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस्ड है। ये बजट में एक तरीके से ये भी किया कि भाई जो छोटे हैं या छोटे बिजनेसेस है उसमें 20 लाख तक की लोन अवेलेबल करी है, जिसमें कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स जो कि छोटे स्टार्टअप्स में शुरुआत में पैसा लगाते, जो सबसे रिस्की पैसा लगता है, वो एंजल इन्वेस्टर्स को कम्प्लीटली उनके गेन को टैक्स फ्री कर दिया। तो क्या है, लोगों के लिए भी प्रलोभन हुआ कि भाई हम ये इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि एंजल में होता भी है कि मैं 10 धंधे में पैसा लगाता हूँ, एक धंधा उग के आता है जिसमें मेरे को पैसा मिलता है, उसमें भी टैक्स लगता है, तो वो किया। अगर आप देखो फ्रॉम जॉब क्रिएशन पर्सपेक्टिव तो जो 40% टैक्स था MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पे, उसको कम किया है। तो ऑल टुगेदर अगर आप पूरे बजट को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे, रेलवे, डिफेंस और हाउसिंग फॉर ऑल, ये 3 सेक्टर में कोई पॉलिसी चेंज नहीं की। कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी का एक अपने आप में उसका एक बेनिफिट है कि भाई अगर पॉलिसी कंटिन्यू होती है 2-3-4 साल, तो एक धंधा करने की रीत अपनी रेडी हो जाती है, बन जाती है। तो ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत दूरदर्शी और अच्छा बजट था। शेयर बाजार की बात करें तो मार्केट एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि बजट में कुछ ना कुछ आएगा जिसमें जो सट्टा की एक्टिविटी जो पिछले 4 साल में बढ़ी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना कठोर स्टेप आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, पर इन्होंने किया है 2-3 चीज़ें की है, जैसे कि STT जो लगता है शेयर्स बेचने पे या शॉर्ट टर्म में काम करने पे, तो STT पे जो डेरिवेटिव के प्रोडक्ट है जिसमें कहा जाता है कि 100 में से 92 लोग नुकसान करते हैं, उसमें STT मोटा मोटी 5 गुना से बढ़ा दी है। शेयर बाज़ार के पर्सपेक्टिव से 2-3 चीज़ें मेन हुई है। फर्स्ट इज़ कि जो शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन्स था जो 15% था, मतलब अगर 1 साल के अंदर अगर आप कोई इक्विटी बेच रहे हो तो 15% लगता था, अभी वो उसको 20% बढ़ा के कर दिया है। वो इफ़ेक्टिव फ्रॉम टुडे है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो था वो 10% था, उसको 12.5% कर दिया है। और उसको एग्जम्पशन लिमिट जो पहले 1 लाख का था, फर्स्ट 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं लगता, उसको 1.25 लाख कर दिया है। तीसरा बहुत महत्व का जो किया है वो STT जो 0.02% फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे लगता था, उसको 0.1% कर दिया है। ये इसीलिए किया है क्योंकि पिछले 4 साल में बहुत सारे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बढ़ गई थी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफ़ी सारे युवाओं अंदर आ गए थे जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी सेविंग्स घुमा दी, तो वो कम करने के लिए वो गवर्नमेंट का ये ट्राई रहा है कि इस टाइम वो STT बढ़ा के, कॉस्ट बढ़ा के वो कैसे वो लेवल ऑफ एक्टिविटी कम कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स कम कर सके। मोदी सरकार द्वारा आज 3.0 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट का सूरत के व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया है। सरकार का यह बजट किसान, लक्ष्य, सामान्य व्यक्तियों और उद्योगों के हित में है। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। इस बजट से युवाओं को स्टार्टअप में फायदा होगा। साथ ही महिलाओं के लिए योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। मोबाइल फोन और पार्ट्स पर ड्यूटी घटाई गई। साथ ही सोने और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है। वहीं 3 से 15 लाख रुपए की आमदनी पर अब 20% से अधिक टैक्स नहीं लगेगा। नाना मंत्री सीतारमण जी ने 7वीं बार अंदाजपत्र पेश किया। बिल्कुल समतोल और समाज के हर अंग को राहत देता हुआ ये बजट प्रशंसनीय प्रयास है निर्मला जी का, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उद्योग का भी ध्यान दिया है और छोटे छोटे लोगों का भी ध्यान दिया है। ई-कॉमर्स हब बनाने का PPP मॉडल से जो प्रयोग वो करने जा रही है, उसी से छोटे छोटे शहरों को मदद मिल सकती है और हमारे देश की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट नाराज है क्योंकि F&O में STC बढ़ा है, लेकिन FDI के नियम सरल बनाने की बात उन्होंने की है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट पर उसकी सकारात्मक असर होने की संभावना है। सूरत की सोलर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि PM सूर्य घर योजना
का उन्होंने जो ऐलान किया है, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और सूरत का जो झींगा उद्योग है, दक्षिण गुजरात का झींगा उद्योग है, दक्षिण गुजरात में आप सब जानते हैं कि पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो उस संदर्भ में झींगा उद्योग की जो प्रोत्साहन योजना की जो जाहिरात है, उससे झींगा उद्योग की भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सबसे बड़ा फायदा 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क राज्यों की भागीदारी से होने वाला है और 12 इंडस्ट्रियल पार्क राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास योजना में होने वाला है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फायदा देश की इंडस्ट्री को या सूरत की इंडस्ट्री को हो सकता है। गुजरात के वडोदरा में सहारा के निवेशकारों ने फिर एक बार 13 करोड़ रुपए तत्काल चुकाने की मांग करता हुआ आवेदन दिया है। सहारा के निवेशकारों और कामदारों ने कलेक्टर से पोर्टल शुरू करने की मांग की है, जिसका भरोसा खुद सहकार मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को जताया था। यहाँ पर बड़ोदरा शहर के अंदर में सहारा में निवेश करने वाले जमाकर्ता और काम करने वाले कार्यकर्ता हम सभी बहुत पीड़ित हैं और सहारा में जो निवेश किया गया है वहाँ पर सहकारिता मंत्री जी ने पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन पोर्टल से भुगतान नहीं मिल रहा है। बार बार पोर्टल पर अलग अलग तरीके से कमियां दिखाई दी जा रही हैं और पोर्टल पर काम करने के लिए हम लोग साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पर 500-600 रुपये एक बार में खर्च करना पड़ता है। अब गरीब मजदूर जो व्यक्ति है यहाँ निवेश किया है, फिर भी उसको इतना पेमेंट भी नहीं मिल रहा है और खर्चा भी करना पड़ रहा है। तो उन्होंने जो निवेश किया था, निवेशकों ने अपने बच्चों की शादी, बिटिया की पढ़ाई लिखाई और अपने बुढ़ापे के लिए किया था, लेकिन आज पैसा होते हुए भी गवर्नमेंट ने सारा पैसा लिया हुआ है, रखा हुआ है, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और साथ में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, आज उनकी रोजी रोटी भी चली गई है, उनके भुखमरी के कगार पे आ गए हैं, वो लोग आज कोई इनकम नहीं रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित कलाकारों और अतिथियों का भव्य स्वागत किया। पिछले साल शुरू किया गया यह कार्यक्रम गुरु शिष्य परंपरा को श्रद्धांजलि देता है, जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग रही है। शाम की शुरुआत नीता अंबानी की हार्दिक भावनाओं के साथ हुई, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। भरतनाट्यम उस्ताद रमा वैद्यनाथन और उनकी बेटी सनिधि के साथ 25 शिष्यों ने एक आकर्षक प्रदर्शन दिया। समारोह का मुख्य आकर्षण घाटनम सिम्फनी थी, जो पारंपरिक और समकालीन संगीत का एक जीवंत मिश्रण था, जिसमें विद्वान विक्कू विनायकराम के परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल थी। वी सेल्वा गणेश, उमा शंकर और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। विशेष रूप से विनायकराम परिवार की सबसे कम उम्र की कलाकार तत्वा ने अपना पहला प्रदर्शन किया, जिसे नीता अंबानी ने विक्कू के 4G के रूप में खुशी से संजोया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ रही है। उन्होंने भारत की कलात्मक विरासत को आकार देने वाले शिक्षण और सीखने की प्रथाओं के सार को संरक्षित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। NMACC के सांस्कृतिक मिशन पर विचार करते हुए नीता अंबानी ने साझा किया कि यह हमारा सपना है कि हमारी विरासत और परंपराओं की सराहना की जाए और अगली पीढ़ियों को सौंपी जाए। मुझे यह देखकर बेहद खुशी है कि यह सपना हकीकत में बदल गया है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। With a heart filled with gratitude and reverence to our gurus, I welcome you all to the second edition of Parampara. Friends, for everyone, our parents are our first gurus, and in my journey, I'm deeply grateful for the role my parents have played in making me the person I am today. My father's compassion and my mother's dedication and hard work have had a great influence on me. After I got married, the biggest influence in my life has been my father-in-law, Shri Dhirubhai Ambani. I've also learnt many invaluable lessons from my mother-in-law,
श्रीमती कोकिलाबेन। एक गुरु की असली संपत्ति उसके शिष्य होते हैं। Our grand theatre will be graced by the Ghattam Symphony. You will be treated to a vibrant fusion of traditional and contemporary sounds as 3 generations of the Vidwan Viku Vinayakram's family. NMACC के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए नीता अंबानी का समर्पण देश की कलात्मक समृद्धि को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह भविष्य की पीढ़ियों के साथ प्रतिध्वनित हो। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. VNM फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज छात्रों ने सीखा हमारी 5 इंद्रियां कैसे करती है काम। रोजमर्रा के जीवन में हम कई कार्यों में जाने अनजाने में हमारी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दृश्य, सुगंध, स्वाद, श्रवण और स्पर्श। आज पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत बच्चों ने ग्राउंडिंग टेक्निक के जरिए सीखा कि हमारी इंद्रियां कैसे काम करती है और हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इसका नियंत्रण करता है, और ये तकनीक कैसे हमें तनाव मुक्त और वर्तमान में रहने के लिए सहाय करती है। साथ ही बच्चों ने समझा कि मन और दिमाग में क्या फर्क होता है और दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या कार्य करता है। वैसे दिमाग के बारे में पढ़ना और समझना थोड़ा सा अटपटा है,
VNM फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पहल के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विविध मुद्दों के बारे में अवगत कराया जाए। हर हफ्ते कक्षा 5 से 9वीं के छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी कई बातें समझाई जा रही है ताकि आने वाले समय में ये बच्चे मानसिक तौर से सक्षम बने। કઈ 5 વસ્તુ તું જોઈ શક્યો બતાવો? મેડમ ટેબલ, બેગ, આ જોયો, હા પોસ્ટર, પછી ટીવી, પેન, પછી અચ્છા હવે કઈ 4 વસ્તુ તું સ્પર્શ કરી શક્યો? પથ્થર, દરવાજો, ખુરશી, શર્ટ. અચ્છા હવે કઈ 3 વસ્તુ કયા 3 અવાજ તને સંભળાયા? સરના અવાજ તઅહીંયાથી, પછી મારો મિત્રનો. તારો ફ્રેન્ડ બહુ વાતો કરે છે એવું ને? પછી કબૂતરના. કબૂતરનો અવાજ. કબૂતર કઈથી કયું? અવડા કઈ બેઠો છે. અચ્છા વેરી ગુડ. પછી કોઈ પણ 2 સુગંધ કે ગંધ તો શેની તને આવી? તેલ ને ક્રીમ. તેલ અને ક્રીમ. કયા પ્રકારનો સ્વાદ તને મોઢામાં આવ્યો? બિસ્કિટ. બિસ્કિટનો. તો બિસ્કિટનો સ્વાદ કેવો હોય? ખારો. અચ્છા હા એટલે સોલ્ટી બિસ્કિટ હોય ને થોડું છે કે બધા પાર્લેજી ખાય. ખારો ટેસ્ટ આવ્યો ને? ઓકે તેવું લખવાનું કે મારા મોઢામાં ખારો ટેસ્ટ આવી રહ્યો છે. ઓકે વેરી ગુડ. મારું નામ ગોહિલ વિદ્યા. ટીવી, પોસ્ટર, સર, મેડમ અને ખુરશી. કઈ 4 વસ્તુને તમે સ્પર્શ કરી શક્યા? પાટલી, પેન, નોટ અને બેગ. કઈ 3 વસ્તુના અવાજ આવ્યા? આમ છોકરાઓના બહાર મેદાનમાં રમે છે એ છોકરાઓના અને પેલા બાજુમાં સર બોલે છે ને એમના. અચ્છા સર બોલે. અચ્છા અને કઈ વસ્તુ કે કઈ ગંધ કે સુગંધ તમને આવી? તેલ. સ્વાદ મોઢામાં આવ્યો? તીખો. તીખો. શું ખાધું તું? મમરા. મમરા. વિદ્યા માટે તાળી પાડો. गुजरात की वडोदरा में प्रथम ब्लूटस के सहयोग से बाल भवन सोसाइटी द्वारा इंटरनेशनल स्कूल जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के विभिन्न स्कूलों के 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विभिन्न स्कूल के छात्र पूरे उत्साह और जोश से क्विज में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। Patel, our epic quiz master. We come to the end of this year, down to the last question. Every Navratna International very well. क्विज कंपटीशन में ब्राइट स्कूल CBSE टीम विजेता बनी, वहीं नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल रनर अप रही। विजेता टीम को ट्रस्टी सुनंदा गंजू के हाथों प्राइज वितरण किया गया। आज बाल भवन द्वारा इंटर स्कूल जनरल नॉलेज क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ौदा की विविध शालाओं में से 5, 6 और 7वीं कक्षा के बच्चों ने पार्ट लिया था और इस क्विज में 44 टीम्स थी जो बहुत अच्छे से एलिमिनेशन राउंड्स और फाइनल राउंड में पार्ट लिया। फाइनल राउंड में 6 टीम्स थी, ब्राइट स्कूल वासना, ब्राइट CBSE वासना, नवरत्ना इंटरनेशनल, बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी, फिर शैशव स्कूल और DR अमीन मेमोरियल। ब्राइट डे स्कूल CBSE के 2 टीम्स आ गई थी और इनके बीच में फाइनल राउंड्स हुए जो 4 राउंड्स थे और उसमें से जो विनर है वो ब्राइट स्कूल CBSE हुई और रनर अप हुई नवरत्ना इंटरनेशनल। और इनाम वितरण प्रोग्राम के लिए हमारे ट्रस्टी श्रीमती सुनंदा गंजू ने बच्चों को प्राइजेस दिए और ये पूरे जो क्विज कॉन्टेस्ट थी उन प्रथम ब्लूएट्स ने इसका प्रायोजन किया है।
गुजरात के वडोदरा में रोटरी क्लब बरोड़ा कॉस्मोपॉलिटन द्वारा अकोटा की मां भारती सरकारी स्कूल में ब्लड चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। बच्चों में रक्त से जुड़ी समस्या का निदान करने के लिए यह विशेष आयोजन रोटरी क्लब ऑफ बरोड़ा कॉस्मोपॉलिटन द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों के ब्लड ग्रुप की जांच की गई। हम लोग ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ब्लड ग्रुपिंग कैंप, स्कूल में बच्चों का ब्लड ग्रुप पता लगाने के लिए और फिर उनको बताने के लिए भी आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, या आगे अगर कुछ उनको किसी को ब्लड ग्रुप देना हुआ या किसी से ब्लड लेना हुआ एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसके काम में आता है। और रोटरी भी पूरे बड़ौदा में सब स्कूल में करने वाली है। अभी हमने शुरुआत किया इस स्कूल से और पूरे साल में हमारी कोशिश रहेगी कि हम सब स्कूल को कवर करें, गवर्नमेंट स्कूल, कॉरपोरेशन स्कूल को। गवर्नमेंट स्कूल में ही करेंगे हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट में ज़्यादा उन लोग को ज़रूरत पड़ती है, प्राइवेट में तो उन लोग को मिल जाता है कहीं से। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही ज़्यादा करने वाले हैं, फोकस हमारा गवर्नमेंट स्कूल ही रहेगा। नहीं, ये बच्चों को उनका ब्लड ग्रुप बताने के लिए कि उनका ब्लड ग्रुप उनको पता नहीं होता, तो कभी अगर एक्सीडेंट हो गया या कभी उनको किसी को डोनेट करना हुआ तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप एकदम बेसिक चीज़ है। आपके नाम के बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो उसके लिए हम लोग ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, रोटरी क्लब बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और पूरे साल हम ये करने वाले हैं। ये फर्स्ट मंथ है हमारा जिसमें हमने ये किया है। गुजरात के मेहसाणा में गौ हत्या मामले रेंज आईजी वीरेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में 5 आरोपी चंद घंटे में ही गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में 7 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। मेहसाणा के डीवाईएसपी मिलाप पटेल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर मामले की जांच की जा रही थी, जिस पर रेंज आईजी वीरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी। જે મહેસાણા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં જે આ બાબતે ગુનો દાખલ થયેલ છે, કાલે પણ એવી બાબત સામે આવી હતી અને આ બાબતની પણ પોલીસ તપાસ કરતી હતી અને આજે સવારે પણ સવારનું પણ એક બનાવ કસ્બા ટાઉન વિસ્તારથી 300-400 મીટર આગળ જંગલ વિસ્તારમાં જે અવશેષો મળ્યા હતા, તો આની તપાસ પોલીસ દ્વારા ચાલતી હતી। કાલથી લોકલ પીઆઈ ડિવિઝનના ડીવાયએસપી શ્રી, ઇન્ચાર્જ એસપી શ્રી અને એલસીબી એસઓજીની ટીમો, બધી ટીમો સાથે મળીને અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને બીજા જે છે એની ઇનપુટની આધારે એ ગુનો શોધી કાઢી છે અને આ ગુનામાં જે આરોપીઓ ઇન્વોલ્વ હતા તે પૈકી 5 આરોપીઓને પોલીસે રાઉન્ડ અપ કરી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાલ ચાલુમાં છે। આ તપાસમાં જે પ્રાથમિક તપાસ છે એમાં જાણવા મળેલ છે કે જે આરોપીઓ છે એ તમામ આરોપીઓ બહારના છે, અમદાવાદ શહેરના હતા। લોકલ કોઈ આરોપીઓની કોઈ પણ માણસની લોકલ કોઈ સંડોવણી હાલ સામે આવી નથી। તેમ છતાં તમામ તપાસ ચાલુ છે અને ટોટલ 7 આરોપીઓ હતા, તે પૈકી 5 આરોપીઓને પોલીસ રાઉન્ડ અપ કરી છે અને 2 આરોપીઓની પણ શોધખોળ હાલ ચાલુમાં છે। અને સાથે આ આરોપીઓ સાથે જે પણ વ્હીકલ્સ હતા, જે વ્હીકલ્સના જે યુઝ કરતા હતા, એવા અમુક વ્હીકલ્સ પણ પોલીસે હાલ સર્ચ કરી છે અને એ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા છે અને હાલ આરોપીઓના જે છે એકની જે કાયદેસરની અટક અને એના પછી જે ઇન્વેસ્ટિગેશન છે એ કરવામાં આવશે અને એવી પ્રકારની કોઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ હોય એ પોલીસ બિલકુલ એમાં ઝીરો ટોલરન્સ પોલીસનું છે અને ઝીરો ટોલરન્સ ભવિષ્યમાં પણ રાખશે અને એવા પણ કોઈ પણ પ્રકારના સામાજિક જે તત્વો છે આના ઉપર પોલીસ કડકમાં કડક કાર્યવાही કરશે। गुजरात के अमरेली के राजुला में बहराई गांव के बुजुर्ग की सरकारी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान हुई इस मृत्यु में सरकारी डॉक्टर की लापरवाही के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। इस मामले परिजनों के हंगामे के चलते डॉक्टर अस्पताल से भाग निकले। અને મારા ગામના ભોપાભાઈ માનસુરભાઈ કાલે 9:30 થી 10 વાગે સરકારી હોસ્પિટલ પગમાં રસી થવા બાબત એ લોકો સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા। ત્યાં બલદાણિયા ડૉક્ટર કોઈ હતા, એને કીધું મારી પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં તમે એડમિટ થાવ, અહીંયા કાંઈ રસી મૂકવાનો રીઝન કોઈ નથી સુવિધા, તો મારા પ્રાઇવેટ દવાખાને તમે દાખલ થઈ જાઓ। તો એ લોકો બપોરે 12 વાગે એની હોસ્પિટલ દાખલ થયા। ત્યારથી દાદાને એક બાટલો ચડાવ્યો ભોપાભાઈ માનસુરભાઈને, એનો છોકરો લાલો એની સાથે હતો। પછી એક બાટલો ચડાવ્યો, બીજો ચડાવ્યો એટલે દાદા રાડે રાડે નાખવા માંડ્યા। એટલે બલદાણિયા સાહેબે કોઈ પણ અન્ય હોસ્પિટલ તેની મને ખબર નથી, પણ એ હોસ્પિટલે દાખલ કરી અને ભાઈ ત્યાંથી ગુમ
મલદાણિયાભાઈ. તો આવા લોકોને આગળ કાંઈ પગલાં લેવા વિનંતી સરકારશ્રી. गुजरात के कच्छ में भुज खावड़ा नेशनल हाईवे के निर्माण में भ्रष्टाचार होने के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाए हैं। भुज खावड़ा 341 नेशनल हाईवे पर कुछ दिन पहले ही गड्ढे हो गए थे और अब इस पर बना हुआ पुल भी टूट रहा है। ऐसे में इस निर्माण पर सवाल उठना लाजमी है। भुज से खावड़ा जोड़ता रास्ता 341 जो नेशनल हाईवे वो कहीं ना कहीं टूट जाने की खबरें तो बार बार दिखाई जा रही है। अभी बात की जाए तो बिहार में बहुत सारे पुल गिर रहे हैं, वो तो खबरें अपनी सुनी होगी, मगर ये किस्सा है हमारे कच्छ का जो नेशनल हाईवे है 341, वहाँ के सीधी तस्वीरों आपको दिखाना चाहेंगे। जो देख सकते हैं आप, यहाँ से जो एक पुल 2-4 दिन पहले टूट गया था, अभी उसका मरम्मत के लिए पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पे उतरी हो, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। बिहार में पुल टूटने की घटनाएं बार बार हमने सुनी है, 12 से 13 पुल टूट चुके हैं। तभी यहाँ पे कच्छ का जो एक पुल है वेकरिया रन है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, वो भी थोड़ा समय पहले टूट गया था और अभी ये एक पुल दूसरा भी है, यहाँ पे टूट जाने की घटना कहीं ना कहीं सामने आई है। तभी यहाँ के स्थानिक बीजेपी के नेता ने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर पे ऐसा आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं इसके रोड में भ्रष्टाचार होने की आशंका दर्शाई है। अली मोहम्मद चाकी, कच्छ। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरम आहे ने इस मामले सड़क बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ सीबीआई और एनआईए जांच की मांग की है। ये रोड नेशनल हाईवे 341 नंबर का है, जो भुज से धर्मशाला जो खावड़ा को जोड़ता रास्ता है, और 268 करोड़ रुपया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल दिया हुआ है यहाँ बॉर्डर के लिए, जो आरी पार्क है, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। फिर यहाँ एग्रोसेल है, सोलारिस है, और उससे आगे मैं बात करूं तो साल में यहाँ हमारे यहाँ रणोत्सव लगता है, रणोत्सव जो यूनेस्को में वो उसको स्थान मिला हुआ है। आगे जाके अपना धोलावीरा है, यहाँ हजारों आदमी, लाखों आदमी यहाँ से साल में निकलते हैं। और मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 1100 से 1200 गाड़ियां डेली निकलते हैं यहाँ से, जो अपना एग्रोसेल है, सोलारिस, वहाँ से नमक परिवहन होता है। फिर जो आरी पार्क है वहाँ रेती, कपची, सेंध जो वगैरह जाता है वो भी यहाँ से निकलता है। तो मेरे को ऐसे लगता है। और दूसरी एक मैं बात करूं तो ये बॉर्डर जो एरिया है हमारा कच्छ का, उसके लिए जो बॉर्डर को ज्वाइनिंग के लिए एक ही रास्ता है ये, तो वो रास्ते में भी मेरे को एक डाउट है। रास्ते में जो गलत बनाया है, जो बार बार टूटता है रास्ता, तो उसमें मेरे को एक शक है कि ये यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर है जो अनिश नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसने जानबूझ के गलत तो नहीं बनाया ना। तो उसके लिए मैं एनआईए की तपास की भी मांग करता हूँ। फिर जो रास्ता बार बार टूटता है, 2 बार पुल टूट गया, आगे टूट गया, ये टूट गया, फिर वो रुद्रमाता पुल का देरी से काम चालू हुआ, उसमें भी मेरे को शका है कि ये एक सीबीआई की तपास होनी चाहिए और एक एनआईए की तपास होनी चाहिए। ऐसी मेरे को माननीय मोदी साहब है जो प्रधानमंत्री जी, उनसे गुजारिश है कि नेशनल हाईवे के अधिकारियों के ऊपर कड़क कार्यवाही हो। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 7वां बजट पेश किया, जिस पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની કેન્દ્ર સરકારનું 2024-25ના વર્ષનું બજેટ વિકસિત ભારતનો સુરેખ પથ કંડારતું સર્વગ્રાહી અને સર્વસ્પર્શી બજેટ છે। એટલું જ નહીં, દેશની આઝાદીના શતાબ્દીએ 2047 સુધીમાં ભારતનો યુવા વિશ્વ સમક્ષ યુથ પાવર બનીને ઉભરી આવે તે માટેની યોજનાઓ પર ખાસ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે। આ બજેટ ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારી શક્તિના સર્વાંગી વિકાસને વેગ આપતું બજેટ છે। રોજગાર, કૌશલ્ય વિકાસ, એમએસએમઈ અને મધ્યમ વર્ગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે એનર્જી સિક્યોરિટી, પ્રાકૃતિક ખેતી સહિત કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે। યુવા શક્તિના કૌશલ્ય નિખાર માટે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાના પ્રાવધાન સાથે આગામી વર્ષમાં 4.1 કરોડ યુવાનો માટે 5 નવી યોજનાઓ શરૂ થવાની છે। આ યોજનાઓથી દેશની યુવા શક્તિની રોજગાર, સ્વરોજગાર
ઉદ્યમિતા અને ઇનોવેશન ક્ષેત્રમાં નવા સોપાનો સર કરવાની નવી દિશા મળશે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વિકસિત ભારત માટે જે 9 પ્રાયોરિટી નક્કી કરી છે તેને સર્વગ્રાહી વેગ આપતું આ બજેટ છે. એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને અદ્યતન બનાવવા સાથે કૃષિ વિકાસ માટે આધુનિક આયામો અપનાવવાની યોજનાઓ આ બજેટમાં લેવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, પ્રાકૃતિક ખેતીને પણ વેગ આપવાનો વડાપ્રધાનશ્રીનો નિર્ધાર વ્યક્ત થયો છે. ગુજરાતના કૃષિ આધારિત અર્થતંત્રને આના પરિણામે મોટો વેગ મળશે. રોજગાર અને તાલીમ માટે એમ્પ્લોયમેન્ટ લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવની 3 યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવશે, જેનાથી ગુજરાતમાં યુવાઓ અને યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકો માટે રોજગારીની તકો વ્યાપક બનશે. કેન્દ્ર સરકાર 5 વર્ષમાં 1 કરોડ યુવાનોને ટોપની 100 કંપનીઓમાં ઇન્ટર્નશીપની તકો પૂરી પાડશે. પીએમ જનજાતીય ઉન્નત ગ્રામ અભિયાન અંતર્ગત આદિજાતિ વિસ્તારોમાં સરકારી યોજનાના લાભના સેચ્યુરેશનને વેગ આપવામાં આવશે. ગુજરાતના ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના આદિવાસી વિસ્તારના આદિજાતિ બાંધવોને પણ તેનો લાભ મળશે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં એમએસએમઈ એ બેકબોન સમાન છે. આ બજેટમાં કરવામાં આવેલી વિશેષ જોગવાઈઓથી એમએસએમઈ સેક્ટરને બૂસ્ટ મળશે. એમએસએમઈ અને લેબર ઇન્સેન્ટિવ ઉત્પાદન એકમો પર આ બજેટમાં ખાસ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રના એમએસએમઈ માટે ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે સાથે જ મુદ્રા લોન હાલના 10 લાખથી વધારીને 20 લાખ કરવામાં આવશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રેડી પ્લગ એન્ડ પ્લે 100 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક વિકસિત કરાશે. પીએમ સૂર્ય ઘર મફત બિજલી યોજના રૂફટોપ સોલર પ્લાન્ટ માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં 1 કરોડ આવાસ 300 યુનિટ સુધી મફત વીજળી મેળવી શકે તેવું લક્ષ્ય છે. ગુજરાત આ યોજનાના અમલમાં પણ અગ્રેસર છે અને આ વર્ષના બજેટમાં એનર્જી સિક્યોરિટી માટેના प्रावधान गुजरात की अग्रेसरता વધુ गतिमय बनसे। आज पेश किए गए बजट में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकारનું આજે સંસદમાં બજેટ રજૂ થયું। ખૂબ મોટી આશા અને અપેક્ષાઓ હતી કે આ વખતે કંઈ મંદીથી મુશ્કેલીઓથી લડી રહેલા દેશવાસીઓ માટે કોઈ રાહતની વાત આવશે, પરંતુ આજનું બજેટ સંપૂર્ણપણે નિરાશાજનક રહ્યું। એમાં ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતીઓ માટે તો કોઈ પણ પ્રકારની રાહત જાહેરાત વાત કશું જ નથી। ખરા અર્થમાં જો આ બજેટ જોઈએ તો માત્ર થોડા ઘણા શબ્દોની સજાવટ એ બિહાર અને એકાદી નાની જાહેરાત ઓરિસ્સા માટે અને બાકી આંધ્રપ્રદેશની બધી જાહેરાતો છે, કારણ કે બે પક્ષો જે એમને ટેકો આપી રહ્યા છે એ બિહાર અને આંધ્રપ્રદેશ, ચંદ્રાબાબુ નાયડુ અને નીતિશ કુમારજી, આ બંનેએ કંઈક નાક દબાવ્યું એટલે સરકારે ત્યાંની જાહેરાતો થોડી કરી, પરંતુ બીજા કોઈના માટે કશું જ નથી। આ એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે। એના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કહ્યું હતું કે કરનું માળખું એ સાચા ટેક્સ પેયર્સ એટલે કે જે પગારથી પૈસા લઈને ભરે છે એમના માટે ખૂબ મોટું છે અને માટે 10 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક સંપૂર્ણ ઇન્કમ ટેક્સ કે કરમાંથી મુક્તિ વાળી હશે। આવો ચૂંટણી ઢંઢેરો 10 વર્ષ પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો હતો અને એ 2014 ના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આપેલા વચન પછી આ 11મું બજેટ રજૂ થયું, પરંતુ કોઈ ફાયદો નહીં। એ બજેટ એટલું નિરાશાજનક છે કે એમણે કહ્યું હતું કે ખેડૂતોને એમએસપી આપવામાં આવશે 2014 અને 2019માં વાયદો હતો, કોઈ ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર નથી। આજે આપણો દેશ ખેતી પ્રધાન છે, ખેડૂતોની પાછળ ખેતમજૂરો શ્રમિકો આ બધા એમની પાછળ નભી રહ્યા છે, ભાગિયાઓ એમના માટે કશું જ નથી, એટલે ખૂબ જ નિરાશાજનક છે। ગુજરાતી વાસીઓ માટે તો અપમાનજનક બજેટ છે। હું તો એમ કહું છું કેન્દ્રમાં જો નરેન્દ્ર મોદી અમિત શાહ થી માંડીને બધા લીડરો હોય તો એમણે ડૂબી મરવું જોઈએ કે ગુજરાતને કશું આપી નથી શક્યા
આ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. આજે તમે ગુજરાતના ખેડૂતોને, બેરોજગાર યુવાનોને, મહિલાઓને, મજૂરોને, શ્રમિકોને કશું જ નહીં આ બજેટમાં. માત્ર ને માત્ર ઉદ્યોગપતિઓ મોટા કેટલાક 500 જેટલા છે અને બાકી બિહાર અને આંધ્રપ્રદેશ જે તમારું ગઠબંધન બચાવે. એટલે આ ખૂબ જ નિરાશાજનક બજેટ છે, ગુજરાતીઓ માટે પણ નિરાશાજનક છે. गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा भी इस बजट पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर बजट से उद्योगों को होने वाले फायदों पर जानकारी दी गई. આજનું કેન્દ્રીય બજેટ ઇન્ડિયાને જે પ્રોગ્રેસ જોઈએ છે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી તરફ જવા માટે એને લક્ષીને આ બજેટ આવ્યું છે. યુથ ઉપર ખાસ કરીને જે ભાર મૂક્યો છે યુથને ગ્રોથ માટે અને યુથને જે સહકાર આપ્યો છે 500 ટોપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ માટે, તેઓને એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે, એ ખૂબ જ એ પગલું ખૂબ જ આવકાર્ય છે અને એનાથી યુથને જે ગ્રોથ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે એ આ દેશ માટે જરૂરી છે. એગ્રીકલ્ચર તરફ પણ ઘણો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને રૂરલ ઇકોનોમી, એગ્રીકલ્ચર જોડે ઇન્ડિયાની રૂરલ ઇકોનોમી સંકળાયેલી છે અને રૂરલ ઇકોનોમીનો ડેવલપમેન્ટ જ આ દેશનું ડેવલપમેન્ટ તરફ, દેશના ડેવલપમેન્ટમાં ભાગ ભજવશે. રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડિયાને નવી હાઇટ પર લઈ જવામાં ખૂબ મદદ કરશે. અર્બન ડેવલપમેન્ટ હવે રૂરલ ડેવલપમેન્ટ જોડે સંકળાયેલું છે અને તેના ઉપર જે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તે ઘણો પોઝિટિવ છે. એમએસએમઈ સેક્ટરને ખાસ કરીને એડ્રેસ કરવામાં આવ્યું છે અને આજે ઇન્ડિયાની મેજર ઇકોનોમી એમએસએમઈ સેક્ટર તરફથી આવે છે. એમએસએમઈ સેક્ટરને જે તકલીફો પડે છે ખાસ કરીને ફાઇનાન્સમાં, એમની લિમિટમાં, એમને બેંક ફાइनेंसમાં, એમાં खूब राहतों આપવામાં આવી છે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.